हाँ वे बच्चों, आज हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या जिसे हम कोआगुलेशन कहते हैं, यानी कि स्कंदन जो है रक्त का थक्का जो जमना है वो कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली जो होता है हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता रहता है और वैसे क्लॉटिंग नहीं होती है, क्योंकि हमारे ब्लड में एंटी क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि हेपारिन जो होता है वो सर्कुलेट करता रहता है। इसके अलावा एंडोथीलियम भी जो होता है वो अगर उसमें इंजरी नहीं होती है तो वो भी क्लॉटिंग को प्रमोट नहीं कर सकता है। तो ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके अंदर नॉर्मली जो है हमारे ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। ठीक है, ब्लड का जो है अगर हमारी ब्लड वेसल्स में कोई आउटर इंजरी ट्रॉमा होता है तो वहाँ से ब्लड का फ्लो होता है, तो उसको रोकने के लिए जो होता है क्लॉटिंग जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठीक है, क्लॉटिंग जो है नॉर्मली 3 से 5 मिनट में जो होता है ये क्रिया पूरी हो जाती है, जिससे कि जो चोट या इंजरी थी वहाँ पर एक जाली नुमा जो गाढ़ा पदार्थ उसमें जमा हो जाता है, जिससे बाद में क्लॉटिंग होके और कठोर पदार्थ बनता है। ठीक है, इसके अंदर ये भी एक अलग अलग मैकेनिज्म होती है कि पहले जो क्लॉट बनता है वो एक जाली बनती है, फिर उसके बाद उसमें उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे वहाँ से सीरम निकलता है, और सीरम निकलने के बाद जो है वो जो क्लॉट होता है वो थोड़ा ड्राई और कठोर हो जाता है और उसके ऊपर फिर टिश्यू का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्लॉटिंग होती है। कई बार क्लॉटिंग जो है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाती है जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं, और जब ये थ्रोम्बस जो है एक भाग से दूसरे भाग में जब इसमें ट्रांसपोर्ट होता है तब हम इसे इम्बोलस कहते हैं। अब ये इम्बोलस यानी कि एक प्रकार का क्लॉट है जो कहीं पर भी अगर इकट्ठा हो जाता है तो उस साइड में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। ऐसे ही आजकल जो स्ट्रोक है यानी कि ब्रेन का जो अटैक आ रहा है उसमें इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसकी वजह से उस ब्रेन के उस भाग को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, यानी कि इसे हम स्ट्रोक कहते हैं, वो भी बीमारी से हो जाती है। इसके अलावा और भी कई इसे डिजीज़ हो जाती हैं। तो इसके लिए जो है ये जो क्लॉटिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, और ये क्लॉटिंग जो है नॉर्मली हो जाती है जिससे हमें ब्लड का लॉस भी नहीं होता है। क्लॉटिंग को समझाने के लिए लगभग 13 जो है क्लॉटिंग फैक्टर खोज की गई थी, और उनमें से जो क्लॉटिंग फैक्टर जो एक क्लॉटिंग फैक्टर है जिसके बारे में अभी कुछ विशेष पता नहीं है, लेकिन उसको उसमें हमने काउंट भी नहीं किया है, 6 नंबर का जो फैक्टर है, तो इनको हमने नंबरिंग दिया था 1 से लेके 13 तक, क्योंकि इनको हमने 1 से 13 तक नंबर दिया है जिस सीक्वेंस में इनकी खोज हुई है उसी आधार पर दिया गया है। लेकिन जो एक फैक्टर है जैसे आपको मैंने बताया था वो जो फैक्टर 6 जो है वो आपको एक काम में नहीं आता है। तो ये कुल फैक्टर कितने हो गए 12 जो फैक्टर हैं, लेकिन इनके नंबर कितने हैं 1 से 13 तक जो ये नंबर दिया गया था। तो ये जो फैक्टर हैं बच्चों इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे यहाँ पर आते हैं और वो क्लॉटिंग के अंदर किस किस प्रकार का वो रोल अदा करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो फैक्टर आता है उसका नाम है फैक्टर 1, या उसे हम क्या बोलते हैं फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये जो फाइब्रिनोजन है ये इसका निर्माण एक प्रकार ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि हमारे लीवर में ये बढ़ता है, और ये प्लाज्मा में घुलनशील होता है, फाइब्रिनोजन बनता है। ठीक है ना, और ये जो फाइब्रिनोजन होता है यह बाद में अघुलनशील जो है फाइब्रिन उसके अंदर क्या होता है ये कन्वर्टेड हो जाता है। तो ये पहला फैक्टर था फाइब्रिनोजन जिसका अणुभार जो है 24,000 किलो डाल्टन होता है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार ये आते हैं। सेकंड, ठीक है, तो ये होम्स जो है क्लोड बनाता है और ये फाइब्रिन के अंदर आता है, और ये अलग अलग ये आता है। नेक्स्ट आता है प्रोथ्रोम्बिन, या जिसको हम क्या बोलते हैं सेकंड फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर ये फैक्टर होता है। ठीक है, इसकी खोज जो है स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने की थी, यह भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, और ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये इसका निर्माण भी लीवर में होता है, लेकिन इसके निर्माण के लिए जो है विटामिन के जो है उसकी बहुत
आवश्यकता होती है। अगर विटामिन के नहीं हो तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड फैक्टर है, इससे खुद फैक्टर ए जो बना हुआ है यहाँ पर, जो ये ए है सेकंड फैक्टर ए, जो कि एक्टिव सेकंड फैक्टर है, जो कि 1, 5, 7, 8, 11, 12 और प्रोटीन सी, प्लेटलेट्स, इन सब को क्या करता है, ये एक्टिवेट करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये फैक्टर आता है। नेक्स्ट फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है, जिसको हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, या उसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है, ये जो टिश्यू होता है, यह जो फैक्टर थर्ड है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, या तो एंडोथेलियल जो सेल होती हैं, जो उत्तक होते हैं, उनसे उत्पन्न होता है, या थ्रोम्बोसाइट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये उनसे उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये आती है। और फैक्टर जो 7 है, ठीक है, उसके लिए को फैक्टर के रूप में ये काम आने वाला एक प्रकार का फैक्टर है। ये फैक्टर 3 है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है यह इनएक्टिव, या आप इसको कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में उत्पन्न होता है। और ये फिर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, यह एक अन्य कारक की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्टेड हो जाता है। और जो अन्य कारक है उसे हम प्रो कन्वर्टिन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है, ये इसके अंदर ये फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है नेक्स्ट फैक्टर जो है 4, जो कि खुद जो कैल्शियम आयन होता है, जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर मिलता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कारक होता है, रक्त के स्कंदन के अंदर जो होता है ये आता है। थ्रोम्बोप्लास्टी का निर्माण है, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन है, उन सब के लिए जो होता है इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये आता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर 5। फैक्टर 5 जो है, इसको हम प्रो एक्सेलरिन या लेबाइल फैक्टर भी कहते हैं। ये बच्चों ये फैक्टर 5 है। ठीक है ना, तो ये जो फैक्टर 5 है ये आता है। और इनके हम जो कार्य हैं वो सब हम आगे भी पढ़ेंगे। यह एक प्रकार का ताप अस्थिर पदार्थ होता है, फैक्टर जो 5 होता है ये। ठीक है, यानी कि ताप द्वारा जो होता है ये सरलता से नष्ट किया जा सकता है। फैक्टर 5 जो है ये भी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, ये आता है। और फैक्टर 10 जो होता है, विच इज फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन काइनेज कॉम्प्लेक्स भी बढ़ाता है ये फैक्टर 5। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर 6, जिसका भी कोई हमने बताया था कि इसकी कोई अभी फंक्शन इसको दिया नहीं गया है। अगला आता है फैक्टर 7, जिसको हम प्रो कन्वर्टिन कहते हैं। फैक्टर 7 जो है प्रो कन्वर्टिन होता है। और ये जो फैक्टर होता है ये फैक्टर 9 और फैक्टर जो 10 है उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसको हम प्रो, इसके लिए भी विटामिन के की आवश्यकता होती है, यह भी लीवर में बनता है। ठीक है, अगला है फैक्टर 8। 7 के बाद जो है फैक्टर 8 है, जिसको हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं। ये इसके अंदर का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इससे हीमोफीलिया ए होता है। ठीक है ना, तो ये जो फैक्टर 8 है यह भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसका निर्माण भी लीवर के द्वारा ही होता है। ठीक है, और ये जो होता है फाइब्रिन के साथ क्या होता है, ये जुड़ जाता है। ठीक है, और ये जो फैक्टर है इसकी कमी से क्या होता है, हीमोफीलिया ए जो है वो इसकी वजह से होता है, हीमोफीलिया ए। ये रहा हीमोफीलिया ए जो है, ये जो है इसकी कमी से होता है हीमोफीलिया ए। ठीक है, तो ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर था। फिर अगला है फैक्टर जो अगला आता है 8 के बाद जो है नो फैक्टर आता है। नोवा फैक्टर जो है इसको हम IX फैक्टर भी कहते हैं, या इसको हम क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। ये है नोवा फैक्टर। ठीक है ना, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फैक्टर 9। ठीक है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है, इसका निर्माण भी लीवर से ही होता है। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स के लिए को फैक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये आ गया क्रिसमस फैक्टर होता है। और ये जो है हीमोफीलिया बी होता है इसकी कमी से, ये ध्यान रखना। हीमोफीलिया ए जो था फैक्टर 8 से, और बी किससे होता है, फैक्टर 9 से, या उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है फैक्टर 10। फैक्टर 10 जो है उसे हम स्टुअर्ट फैक्टर भी कहते हैं, या स्टुअर्ट प्रोवर जो है वो फैक्टर भी कहते हैं। इसके लिए भी
विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है, यह भी लीवर से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके भी रोल है, हम इसके बारे में सबके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर 11। ये जो फैक्टर 11 है जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट भी कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो फैक्टर 11 है ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 9 को, और इसकी कमी से क्या होता है हीमोफीलिया C, तो हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B, A किससे होता है 8 से, वो किससे हुआ 9 से, और C किससे हुआ 11 से जो है जाता है। अगला जो फैक्टर है जिसे हम फैक्टर क्या बोलते हैं 12 फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको हमें हैजमैन फैक्टर भी कहते हैं, 12 को हैजमैन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, यह निष्क्रिय अवस्था में रहता है, और जब डैमेज जो ब्लड वेसल होते हैं वो संपर्क में आता है तब ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसके निर्माण में इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर ये आता है, और ये प्लाज्मिनोजन जो फैक्टर है या फैक्टर ये आपको बता रखे हैं 11 और 7 जो फैक्टर हैं उनके लिए ये आता है। नेक्स्ट है और 12 है फाइब्रिन, 13 जो फैक्टर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी जो फाइब्रिन जो मोनोमर है या जो पोलोमर बनता है, शुरू में जो ये बनता है ये अस्थायी होता है और ये घुलनशील होता है, और बाद में जो होता है यह एक अघुलनशील और कठोर पदार्थ में परिणत होता है जिससे कि क्लोट का निर्माण हो जाता है। तो ये इस प्रकार जो हैं हमारे जो ब्लड की जो क्लोटिंग होती है इसके अंदर ये इतने जो फैक्टर हैं ये यहाँ पर क्या होते हैं काम आते हैं। और ये जो फैक्टर हैं, तो ये जो फैक्टर हैं ये कैसे जो ब्लड की क्लोटिंग होती है उसमें ये कैसे कैसे हेल्प करते हैं उसके बारे में वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मैकेनिज्म दी गई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैकेनिज्म है वो है मैकफार्लेन की वगैरह साइंटिस्ट ने दी थी, जिसका हम एंजाइम कास्केड मैकेनिज्म कहते हैं, जिसके अंदर जो होता है एक एंजाइम की कास्केड यानी कि एक चेन सी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर एक एंजाइम जो होता है वो दूसरे को यानी कि एक कारक जो होता है दूसरे कारक को क्या होता है वो एक्टिवेट करता है, और उसकी वजह से जो होता है ये क्लोटिंग की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये जो है एंजाइम कास्केड वाली, इसके लिए क्या होता है कि मुख्य रूप से दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, दो प्रकार के स्टेप होते हैं, जिससे कि एक प्रोथ्रोम्बोकाइनेज एक कारक बनता है जो कि आगे वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। यानी कि इसको हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं या प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसको बनाने के लिए दो प्रकार के पाथवे इसमें फॉलो होते हैं, जैसे कि आपको मैंने इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। एक का नाम है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का जैसे कि इसके नाम से सिद्ध होता है यह पाथवे जो होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये पाथवे हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ब्लड की जो क्लोटिंग है उसकी और मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाता हूँ। ब्लड की जो क्लोटिंग है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है जो मैकेनिज्म है उसको हम दो स्टेप मान सकते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर एक वीक प्लेटलेट प्लग बनता है, या इसको हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, और सेकंड जो स्टेप है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टेबलाइजिंग द वीक प्लेटलेट प्लग इनटू ए क्लोट बाय फाइब्रिन नेटवर्क। जो वीक बना है प्लग बना है, फिर बाद में फाइब्रिन जो क्लोट बनेंगे उससे वो क्या होगा वीक से क्या वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो पहला जो स्टेप है जिसको हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एक प्लेटलेट प्लग बनता है। मतलब क्या है ये आपको मैंने बताया है, ब्लड वेसल्स फ्लो करती हैं, चाहे इंटरनल हो या माइनर इंजरी हो तो उसमें प्लेटलेट प्लग से ही काम बनता है, आगे वाली जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं होती है। तो ये जो प्लग बनता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लेटलेट्स आके इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है ना। और वो इकट्ठी क्यों होती है, वैसे तो इकट्ठी नहीं हो पाती हैं एंडोथेलियम के अंदर, लेकिन जब इंजरी होती है कोई ट्रोमा होता है तो वहाँ पर कुछ अलग से एक फैक्टर निकलता है कोलेजन फैक्टर, और वहाँ उसकी वजह से जो होता है ये प्लेटलेट्स जो होती हैं वहाँ पर अटैच हो सकती हैं। तो जो ये प्लग बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब क्या है ब्लड वेसल क्या होंगे उनका संकीर्ण होगा, और उस संकीर्ण की वजह से ही ये जो प्लेटलेट्स है ये अपना काम कर पाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए अलग से एक फैक्टर निकलते हैं और जिससे क्या होता है इनका वासोकॉन्स्ट्रिक्शन है। फिर उसके बाद जो होता है
प्लेटलेट जो होती हैं वहाँ पर जाकर अडेशन हो जाता है उनका, यानी कि वहाँ पर वो चिपक जाती हैं, और जब वो वहाँ पर जाके उस इंजर्ड एरिया में प्लेटलेट्स प्लग बनाती हैं, जो वहाँ पर एडहेर हो जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर वो एक्टिवेट हो जाती हैं प्लेटलेट्स। और जब वो एक्टिवेट होती हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार हो गए तो परमानेंट होते हैं। और उससे क्या होता है कि वो जो स्मूथ डिस्क के रूप में होती हैं प्लेटलेट्स, वो एक मल्टी सीडोपोडियल प्लग बना देती हैं, जिससे कि वहाँ का सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है, और वो फिर कुछ साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेन्यूल्स होती हैं उनका भी श्रावण उनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये प्लेटलेट्स एक्टिवेशन की जो क्रिया है ये आती है, और फिर लास्ट में प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो वहाँ पर इकट्ठी होती जाती हैं, और इससे क्या होता है कि कमज़ोर प्लेटलेट प्लग का निर्माण हो जाता है, जिससे कि नॉर्मली टेम्पररी जो होता है ब्लड का लॉस वहाँ से बंद हो जाता है। अगर माइनर सी इंजरी है तो इससे वो ठीक भी रहती है, लेकिन फिर इस अगर इंजरी ज़्यादा भी है या फिर इसको पक्का करना होता है तो उसके लिए क्या होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस इसके अंदर प्रक्रिया होती है, यानी कि ये जो वीक जो प्लेटलेट प्लग जो बना हुआ है इसको जो फाइब्रोनोजन से फाइब्रिन के जो क्लॉट बनेंगे उससे उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसको स्टेबलाइज जो है किया जाता है क्लॉटिंग फैक्टर के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं पहले तो, फिर अगला क्या है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और लास्ट स्टेप जो है इसमें वो क्या होता है कि फाइब्रिनोजन से क्या बनता है फाइब्रिन मोनोमर, फिर पॉलीमर, फिर वो टाइट जो है वहाँ पर ये बन जाता है। और इसके लिए दो पाथवे इसमें लागू होते हैं इसके लिए, जिसकी वजह से क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जो स्टेप होता है ये आता है, तो इसके लिए एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो पाथवे हैं वे आते हैं। ठीक है भाई, इसके अंदर आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर जो ये पाथवे है इंट्रिंसिक पाथवे है, और एक क्या होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर ये जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, ये जैसे आपको मैंने बताया है इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर ये सभी फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है ना, और इनकी काम करने की वजह से ही यहाँ पर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जिससे प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में बनता है, और ये सभी जो कारक होते हैं इसको हम थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण ये करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के रूप में ये काम करते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर क्या होता है, ठीक है भाई, तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि जब हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो इंजरी होती है, और वहीं से कोई फैक्टर निकलते हैं, वहीं से जो होता है उसकी क्लोटिंग होती है, तो तब उसे हम क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे होते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है जब उसमें इंजरी होती है उसके कॉन्टैक्ट में आने से फैक्टर सबसे पहले फैक्टर 12, ठीक है, तो ये जो फैक्टर 12 है हैजमैन जो फैक्टर है, ठीक है भी, ये एक्टिवेट हो जाता है, और इससे 12A बन जाता है। 12A इस तरह से एक्टिव जो होता है, इसमें कुछ प्रोटीन वगैरह एमिनो एसिड टूट जाते हैं और ये एक्टिव बन जाता है। फिर ये एक्टिव है, ये इसलिए इसको बोलता हूँ कास्केड, एक चेन रिएक्शन है, ये एक्टिव हुआ, इसने फिर इसके ऊपर काम किया और इससे क्या बन गया ये, यानी कि ये 11 जो है इनएक्टिव जो था इसके ऊपर इसने काम किया। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ से हुआ 12 से हुआ, और 11 उसके बाद क्या आया 11th जो फैक्टर है, ठीक है भाई, 11 जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट जो फैक्टर होता है यह है उसको एक्टिव कर देता है इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। फिर ये जो एक्टिव बना है ये इसका नाम क्या है 11th ये फिर फैक्टर 9th के ऊपर काम कर रहा है, और उससे क्या बन रहा है फैक्टर 9th का भी एक्टिव फॉर्म उत्पन्न होती है। फिर ये जो फैक्टर 9 का एक्टिव फॉर्म है, फिर ये फैक्टर 8 है, ठीक है, ये जो है इसके अलावा कुछ फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पर हैं, कोई बड़ा महत्वपूर्ण रोल PL और कैल्शियम आयंस, ये सभी मिलके, ये सभी एक कारक जो मिलके ये जो होते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के रूप में काम करते हैं, या ये सभी कारक मिलकर क्या करते हैं फैक्टर जो 10 है उसको एक्टिव फैक्टर इसमें 10A में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये इनके द्वारा ऐसे ये एक्टिव फैक्टर 10 बन गया। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया इंट्रिंसिक पाथवे। अब इसके अंदर जो आता है वो क्या आएगा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर जब बाहर से कोई भी इंजरी होती है तो इंजरी होती है तो वहाँ से क्या निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। ठीक है ना, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसको हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं,
या फैक्टर जो थर्ड है, इसको हमने थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम दिया था, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर थर्ड जो है उसका यहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक जो पाथवे है उसमें, तो टिश्यू जो डैमेज होती है तो टिश्यू फैक्टर निकलता है, ठीक है ना। फैक्टर 3 भी होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी निकलते हैं और टिश्यू डैमेज होने से, और फैक्टर जो है 7, तो यहाँ पर जो ये फैक्टर 7 एक्टिव हो जाता है एक्सटिंक्शन फैक्टर में, ठीक है। तो ये फैक्टर 7 है, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी है, और ये सब जो होते हैं फिर फैक्टर एक्स के ऊपर काम करके क्या बनाते हैं, फैक्टर एक्स ए, यानी कि उसका भी एक्टिवेटेड रूप ये बना देते हैं, ठीक है ना। और जब ये फैक्टर 10 बना हुआ है, ये फैक्टर 10 फॉस्फोलिपिड फैक्टर 5 और कैल्शियम आयन के साथ मिलके ये काम करता है थ्रोम्बोकाइनेज के रूप में, और ये सभी मिलके क्या करते हैं, ये इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो थ्रोम्बिन है ये एक सीरीन प्रोटीएज के रूप में काम करता है, जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों स्टेप हो जाते हैं, यानी कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर में, और ये फाइब्रिन मोनोमर जो है फिर ये फाइब्रिन पॉलीमर के रूप में क्या होते हैं, ये काम करते हैं। और जब ये फाइब्रिन पॉलीमर करते हैं तो शुरू में जो ये क्लोड बनता है ये सॉफ्ट होता है, सोल्यूबल होता है, और यूरिया के द्वारा जो होता है इसको वहाँ से वाश भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसमें फैक्टर जो होता है 13 वो यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है, और फाइब्रिन स्टेबल फैक्टर जो है, यानी कि फाइब्रिन का जो क्लोट है वो परमानेंट बन जाता है। और जब ये क्लोट बनता है तो ये थोड़ा सा रिट्रैक्ट होता है, और इससे क्या निकलता है, सीरम का बाहर निकलता है, फ्लूइड सा बाहर निकलता है, जब हम सीरम कहते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर है कि सीरम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, फाइब्रिनोजन वगैरह नहीं होते हैं, और ये सीरम होता है, और फिर बाद में धीरे धीरे ये जो क्लोट है इसके ऊपर टिश्यू का निर्माण हो जाता है, और जो भी इंजरी थी वो वहाँ से क्या होती है, हट जाती है, ठीक है ना। तो ये थ्योरी दी थी मैकफार्लेन ने, एंजाइम कास्केड की ये थ्योरी थी। तो इस थ्योरी के अंदर जो है ये हर फैक्टर जो होता है उसका अपना अपना एक रोल होता है, उससे क्लोटिंग होती है। ऐसी ही एक थ्योरी हावेल्स ने भी दी है। हावेल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने भी एक थ्योरी दी थी, उसने भी यही है, लेकिन वहाँ पर जो है एक अलग से एंजाइम उन्होंने बताए हैं जो कि इसके अंदर काम करता है कि जो फाइब्रिन जोजन होता है वो फाइब्रिन का थक्का बनाता है, उसके लिए क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनता है। लेकिन ये कैसे होता है, इसके लिए एक एंटी थ्रोम्बिन होता है, और वो जो एंटी थ्रोम्बिन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इसकी होवल्स की थ्योरी थी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आजकल हम सभी पढ़ते हैं वो ये मैकफार्लेन की एंजाइम कास्केड थ्योरी जो है ये इसके अंदर आती है। तो ये थी भी क्लोटिंग ऑफ दी ब्लड है, वो कैसे होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है।